हेलो, मैं सतीश, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर, इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे और 2009 तक सॉल्व करने के पश्चात ये 2010 का जून का पेपर है। जून 2010 का पेपर, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किसका कथन है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। शुरुआत 2004 से आज तक 2022 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। शायद ही कोई वर्ष हो जिसमें ना पूछा गया हो। तो ये किसका है? जेम्स हटन का है। जेम्स हटन का है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है किसका कथन है? जेम्स हटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा धुंधला हो गया है, इसको मैं देखता हूँ क्यों धुंधला हो रहा है इतना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? देखिए, कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, जलयोजन और सिलिका पृथक्करण। तो रासायनिक अपक्षय की जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से क्या हो जाता है? किसी भी लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, किसी भी लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सागर तल फैलाव सिद्धांत, ठीक है, सागर तल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हेरिहेश महोदय के द्वारा किया गया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इनको समय लग रहा है साफ होने में। तो लाल सागर इनमें से किसका उदाहरण है? तो अभिनति घाटी, ज्वालामुखीय संरचना, भ्रंश घाटी और अपरदित घाटी। तो लाल सागर भ्रंश घाटी का उदाहरण है। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? देखिए, ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी की अक्ष का झुकाव, ऑप्शन बी है पृथ्वी का परिभ्रमण, ऑप्शन सी है उच्च एवं निम्न दाब पेटियाँ, और ऑप्शन डी है स्थल एवं जल का विभेदीकरण दर से गर्म होना। तो देखिए, कहा है कि प्रचलित पवन पेटियों के लिए क्या उत्तरदायी है? तो प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है उच्च एवं निम्न वायुदाब पेटियाँ, क्योंकि हवा चलने का नियम ही है कि हवा कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो उच्च और निम्न वायुदाब पेटियाँ जो हैं उसी के कारण जो है ये प्रचलित पवनें चलती हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, धुंधला थोड़ा सा हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया है अभिकथन। अभिकथन दिया है, प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित हैं। कह रहा है कि प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित हैं। ठीक है, तो कारण क्या दिया है? कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। तो अभिकथन तो सही है कि प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित हैं। अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित है, ये सही हो गया। और कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं
कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। तो देखिए ये कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से अगर निर्मित होती तो ये जो है ये अपरदित कब का अपरदित हो चुकी होती। तो इसका अर्थ ये है कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विशिष्टताओं का सागर तट से सागर की ओर सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित विशिष्टताओं का सागर तट से सागर की ओर अनुक्रम क्या है? तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले बर्म आ जाएगा, सबसे पहले बर्म, फिर निम्न ज्वार सोपान होता है, फिर वेलांचली गर्त और वेलांचली रोधिका दिया है। तो वेलांचली देखिए और दूसरा है वेलांचली है, गर्त है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे में है निम्न ज्वार सोपान, ये भी गलत हो जाएगा। वेलांचली रोधिका, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा, इसमें वर्म हो जाता है, फिर निम्न ज्वार सोपान होता है। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल द्वारा फिगर द्वारा समझाता हूँ। अभी देखिए एक फिगर द्वारा समझाता हूँ। एक फिगर द्वारा इसको समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को। देखिए इसको नहीं, इसको एक ये देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका बर्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये है बर्म, सबसे पहले बर्म हो जाएगा, बर्म, ठीक है। बर्म या एक क्लिफ के आसपास है, ये क्लिफ है, देखिए ये क्लिफ है। क्लिफ के आसपास क्या है, जो खड़ा ढाल वाला भाग है, क्लिफ के आगे, उसके बाद क्लिफ जो बना है उसी के आगे वाला जो खड़ा और ढाल वाला भाग है, उसी के पास जो है उसी को कहा जाता है बर्म, ठीक है। तो सबसे पहले बर्म हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले बर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे पे देखिए हो जाएगा लो टाइड जोन। देखिए निम्न ज्वार जो दिया था, निम्न ज्वार सोपान, तो निम्न ज्वार सोपान हो जाएगा दूसरे पे, निम्न ज्वार सोपान हो जाएगा। और तीसरे पे हो जाएगा बार, ठीक है, तीसरे पे हो जाएगा बार यानी रोधिका, तीसरे पे बार हो जाएगा, तीसरे पे बार हो जाएगा। यानी पहले पे क्या हो जाएगा, बर्म हो जाएगा, ये पहले पे बर्म हो जाएगा, दूसरे पे यहाँ पे देखिए लो टाइड सोपान स्टेप आ रहा है, यानी दूसरे पे लो टाइड स्टेप हो जाएगा। और तीसरे पे हो जाएगा आपको ऑफशोर या लिटरोल वेलांचली है ना, लिटरोल बार हो जाएगा, ठीक है, रोधिका लिटरोल बार हो जाएगा। और चौथे पे क्या हो जाएगा, लिटोरल ट्रफ हो जाएगा, गर्त, लिटोरल ट्रफ, TROUGH से कहते हैं, लिटोरल ट्रफ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैं बताता हूँ आपको। चलिए पेपर की तरफ आता हूँ और आपको क्लियर कराता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले बर्म आपको दिखाई दिया फिगर में, बर्म, फिर उसके बाद निम्न ज्वार सोपान, फिर वेलांचली जो गर्त दिया है, ये वेलांचली गर्त नहीं, पहले वेलांचली रोधिका रहेगा, वेलांचली रोधिका रहना चाहिए, रोधिका बार, अभी आपको फिगर में समझाया, वेलांचली रोधिका, फिर उसके बाद आपका गर्त हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कथन दिया है, नीचे दो कथन दिए और कथन और कारण का क्वेश्चन है। जब पुलिन यानी बीज, जब पुलिन के खंड विशेष पर बालू अधिक तीव्रता से आती है तब यहाँ बहा ले जाई जाती है, और पुलिन चौड़ा तथा सागर की ओर विकसित होने लगता है।
जब पुलिन खंड विशेष पर बालू अधिक तीव्रता से आती है तो ये बहा लिया जाती है या ये बह जाती है और पुलिन चौड़ा और विकसित हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। और क्या दिया है, तटीय पर्यावरण में पुनः क्रमण प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है। तटीय पर्यावरण में पुनःकरण प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है। पुनःकरण प्रक्रिया या रिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। पुनःक्रमण प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है, तो सर्वत्र समान नहीं होती है। निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है सर्वत्र समान नहीं होती है, इसलिए इसका ये क्वेश्चन कारण गलत हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। तो ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए सही है परंतु आर गलत है। 9। अब 10वां देखते हैं। पॉलीक्लाइमेक्स की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो पॉलीक्लाइमेक्स की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है, देखिए, क्लेमेंट है, टांसले है, ठीक है, विटाकर है, हेकल है। तो इसका सही आंसर है टांसले। एजी टांसले ने पॉलीक्लाइमेक्स की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉलीक्लाइमेक्स की संकल्पना का प्रतिपादन टांसले ने किया था। अगला क्या है, एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया था? तो रियो डी जेनेरियो में, यानी रियो शिखर भू वार्ता, देखिए बी ऑप्शन दिया है। तो रियो भू शिखर वार्ता में एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एजेंडा 21 को रियो भू शिखर वार्ता में, यानी जो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राज़ीलिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शहर है रियो डी जेनेरियो, उसी पे रियो भू शिखर वार्ता हुई थी। तो उसी में एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। इसका सही आंसर बी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नील नदी घाटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नील नदी घाटी के डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक कोपेन के जलवायु प्रकार का सही अनुक्रम है। नील नदी डेल्टा को लेकर नील नदी डेल्टा से लेकर, यानी नील नदी डेल्टा जो है, अगर इसको अफ्रीका को अगर हम लोग बनाते हैं रफली, ठीक है, तो ये नील नदी है। तो नील नदी डेल्टा से लेकर और कांगो बेसिन तक, ठीक है, कांगो बेसिन तक कोपेन का जलवायु प्रकार का अनुक्रम क्या है? तो कांगो बेसिन में तो देखिए AF हो जाएगा, कांगो बेसिन में AF हो जाएगा, तो लास्ट में AF हो गया, लास्ट में AF 2 में है, ठीक है। और ऊपर देखिए और शुरुआत में यहाँ पे जो नील नदी के मुहाने पे डेल्टा के आसपास हो जाएगा, ये BWH हो जाएगा। तो BWH आप दिखा लीजिए, BWH दोनों में है, तो अभी तो कॉमन चल रहा है। तो फिर BWH के बाद BSH हो जाएगा, BSH हो जाएगा। तो BSH देखिए इसमें है, ए वाले में इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी BWH, BSH और AW और AF, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, BWH, BSH और AW और एंड AF। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखते हैं कथन क्या दिया है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अब कारण देख लेते हैं। कारण क्या है, समताप मंडल बहुल मात्रा में जलवाष्प और धूल कण युक्त होता है। समताप मंडल कह रहा है, समताप मंडल बहुल मात्रा में जलवाष्प एवं धूल कण युक्त होता है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत होता है। क्षोभ मंडल अगर देता है यहाँ पे, क्षोभ मंडल बहुल मात्रा में जलवाष्प और धूल युक्त होता है, तो ये सही होता है। इसका अर्थ ये है कि कथन सही है किंतु कारण गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविविधता में एकता की तुलना करना है।
भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविधता में एकता की तुलना करना है। यह कथन किसका है? कार्ल रिटर का है, रेडजल का है, हडसन का है, हम्बोल्ट का है। तो विविधता में एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल रिटर ने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्ल रिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पर्यावरण ने डेविस को उसकी अपरदन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया था? तो कह रहा है कि डेविस महोदय को किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने, डेविस महोदय किसी क्षेत्र का पर्यवेक्षण करने गए थे और उस क्षेत्र के पर्यवेक्षण के बाद अपरदन चक्र की संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया। उस क्षेत्र को पर्यवेक्षण करने के बाद उनको लगा कि अपरदन चक्र की संकल्पना को विकसित किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए दिया है मिसौरी, ग्रीनाको, मोंटाना और रेड रिवर। मिसौरी, ग्रोनाको, मोंटाना और रेड रिवर। तो इसका सही जो आंसर है वो मोंटाना है। देखिए क्या हुआ था कि 1887 में 87 में 1877 में डेविस ने मोंटाना प्रेक्षण के दौरान ही थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन का विकास किया था। 1877 थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है, थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन का विकास किया था 1877 में। इसे जियोमॉर्फिक साइकिल के रूप में परिभाषित करता था। द थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन को ही वो जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल के रूप में परिभाषित करता था। इसे ही जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल के रूप में परिभाषित किया करता था। जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल के रूप में परिभाषित करता था। ठीक है, कहीं कहीं अपने सिद्धांत में टोपोग्राफिकल साइकिल भी कहा गया है। कहीं कहीं अपने सिद्धांत में डेविस महोदय ने इसको टोपोग्राफिकल साइकिल भी कहा है। ठीक है, तो जो मोंटाना का प्रेक्षण कर रहे थे, डेविस महोदय जब मोंटाना का प्रेक्षण कर रहे थे, कब कर रहे थे ये मैं बता दिया आपको, 1887 में, 1877 में, 87 बार बार निकल रहा है, 1877 में जब ये मोंटाना का प्रेक्षण कर रहे थे तो इन्होंने अपरदन चक्र की संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरणा प्राप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोंटाना। इसको याद रखिएगा, किसी स्टूडेंट ने अभी हमसे जल्दी ही पूछा था मल्ली ज्योग्राफी वाले ग्रुप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोंटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, है कांट की दृष्टि में भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है। ठीक है, कथन दिया है, सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते हैं। सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक या अथवा अनेक समूह निवास करते हैं तथा अपने निकटस्थ पर्यावरण से संबद्ध समान विचारों के सम्मिलित रूप से सहभागी होते हैं। सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते तथा अपने निकटस्थ पर्यावरण के संबद्ध विचारों से सम्मिलित सहभागी होते हैं। बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। कारण को देख लेते हैं। कारण क्या दिया है, यह प्रदेश होता है जहाँ मानव आवश्यकताएं, पहचान, सुरक्षा तथा उद्दीपन परितृप्त किए जाते हैं। तो यह प्रदेश होता है क्या, सामाजिक भूदृश्य की बात कर रहा है। यह प्रदेश होता है जहाँ मानवीय आवश्यकताएं तथा पहचान और उद्दीपन परितृप्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है,
लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया है असीमित आकार के अनुकूलतम पर्यावरण में तर्क गणितीय जनसंख्या वृद्धि स्वीकारी जाती है। असीमित आकार के अनुकूलतम पर्यावरण में तर्क गणितीय जनसंख्या स्वीकारी जाती है। कथन तो बिल्कुल सही है। अब देखिए, वृद्धि चार घातांकी वक्र का अनुसरण करती है। यहाँ वृद्धि से मतलब जनसंख्या वृद्धि है, तो जनसंख्या वृद्धि सदैव चार घातांकी वक्र का अनुसरण नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन आपका कारण आपका गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल सावर निम्नलिखित में से किससे संबंधित कालजयी कृति के लिए सुविख्यात हैं? कार्ल सावर किससे संबंधित? सांस्कृतिक भूदृश्य, आर्थिक भूदृश्य, सामाजिक भूदृश्य, तो भौतिक भूदृश्य। कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक भूदृश्य। कार्ल सावर निम्न किससे संबंधित कालजयी कृति के लिए सुविख्यात है? तो सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम क्षारीय मिट्टियों का पीएच मूल्य वितरित होता है। मध्यम क्षारीय मिट्टियों का पीएच मूल्य वितरित होता है 4 से। क्षारीय मिट्टी पूछा है आपको, देखना है क्षारीय मिट्टी। तो 4.5 से 5 के मध्य, 5 से 5.0 से 5.5 के मध्य, 5 से 8, 6 से, तो सबसे 7 के बाद ही होगा तो वो क्षारीय मिट्टी होगा। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 7.8 से 8.4 के मध्य। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु के रूप में वर्णित की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु, औद्योगिक क्रांति का शिशु किसे कहा जाता है? ये पूछा जाता है। तो पूछा गया है सघन जीवन निर्वाह जुताई, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पशुपालन फार्म। ऑप्शन सी जीवन निर्वाह जुताई। ऑप्शन डी सामूहिक खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक खेती। रूस में सामूहिक खेती को ही औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। ठीक है, रूस को ही औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। वही सामूहिक कृषि को ही क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति का शिशु कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 देखते हैं। विद्वान दिया है और प्रतिरूप दिया है, आपको इनको सुमेलित करना है। विद्वान और प्रतिरूप दिया है। देखिए वान थ्यूनेन है। वान थ्यूनेन का किससे मिला लेंगे? भूमि उपयोग के संकेंद्रीय वलय। वान थ्यूनेन को किससे मिला लेंगे आप? भूमि उपयोग का संकेंद्रीय वलय। थोड़ा सा धुंधला हो गया है। चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ प्रतिरूप है। तो वान थ्यूनेन को किससे मिला लेंगे आप? भूमि उपयोग के संकेंद्रीय वलय से। भूमि उपयोग के संकेंद्रीय वलय, ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा देखिए 2 में है अभी। जूलियन वालपोर्ट को किससे आप मिला लेंगे? निर्णयन कार्य प्रतिरूप से। निर्णयन कार्य प्रतिरूप यानी बी का हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, बी का चौथा, यानी इसका अर्थ डी सही हो जाएगा। आंसर आपका आंसर मिल गया है। और W लियोनटिफ, ये हो जाएगा आपका पहला आगत निर्गत प्रतिरूप हो जाएगा। और हैगरस्टैंड का हो जाएगा, हैगरस्टैंड का हो जाएगा विसरण प्रतिरूप। इसका हो जाएगा विसरण प्रतिरूप। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 26 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा स्वतंत्र उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग, भारी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इसे भारी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग को आप ले सकते हैं। हालांकि इसमें भी जो है
स्वतंत्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग को आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें डी आंसर सही होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। वैसे ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, फूड इंडस्ट्री की बात कर रहा है। 27 मैं देख लेता हूँ इंग्लिश में। विच वन ऑफ देम ए फूडलूज इंडस्ट्री है ना, तो फूडलूज इंडस्ट्री की बात कर रहा है। तो नियरेस्ट आंसर आप कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर सकते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर सकते हैं। इसका सही आंसर नियरेस्ट डी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, टाफे द्वारा दिया गया मार्ग विकास प्रतिरूप, टाफे द्वारा दिया गया मार्ग विकास प्रतिरूप किस अध्ययन पर आधारित है? तो किस अध्ययन पर आधारित है टाफे द्वारा दिया गया मार्ग विकास प्रतिरूप? तो देखिए किसके अध्ययन पर आधारित, क्या क्या दिया ऑप्शन, इथोपिया और मिस्र दिया है, और सूडान और नाइजीरिया दिया है, कीनिया और नाइजीरिया दिया है, घाना और नाइजीरिया दिया है। तो टाफे द्वारा जो दिया गया था परिवहन मार्ग विकास प्रतिरूप, वो घाना और नाइजीरिया से के आधार पर दिया गया था। घाना और नाइजीरिया के अध्ययन के आधार पर दिया गया था, घाना और नाइजीरिया देश के अध्ययन को। तो इसका सही आंसर घाना और नाइजीरिया हो जाएगा। घाना और नाइजीरिया के आंतरिक परिवहन विकास पर अध्ययन किया था इन्होंने, टाफे ने घाना और नाइजीरिया के आंतरिक परिवहन विकास पर अध्ययन किया था, आंतरिक परिवहन विकास पर अध्ययन किया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आंतरिक परिवहन विकास पर अध्ययन किया था, परिवहन विकास पर अध्ययन किया था, आंतरिक परिवहन विकास का अध्ययन किसके किया था, किन किन देशों का, घाना और नाइजीरिया का। इसको आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर है बिल्कुल घाना और नाइजीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पास लौह अयस्क के निर्यात हेतु बाह्य पोताश्रय है? कोलकाता, मुंबई, विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर विशाखापत्तनम हो जाएगा। लौह अयस्क यहाँ से जापान को भी निर्यात किया जाता है अधिक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, सी आंसर 29 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं हम लोग। मसाई कहाँ की है? मसाई अफ्रीकी घास के मैदान हो जाएंगे, यानी ए का पहला हो जाएगा, ए का पहला 2 में है, बी और सी में। अगला देखते हैं, भील राजस्थान से मिला लीजिए आप, बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा यानी इसका डी का आंसर हो जाएगा। और बुशमैन कालाहारी यानी सी का तीसरा देखिए। ठीक है, और कुकी क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भारत, कुकी उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 30 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, दिया है कि निम्न में से कौन सा भाषा समूह अवरोही क्रम में बोला जाता है? अवरोही क्रम में बोला जाता है यानी सबसे अधिक भाषा कौन सी है जो बोली जाती है, फिर उसके बाद कौन सा है? तो सबसे अधिक देखिए चीनी यहाँ पे बी में है, चीनी और डी में है, दोनों में है। चीनी के बाद देखिए अंग्रेजी हो जाएगा, यहाँ फ्रांसीसी दिया है, तो चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है? संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रदेश दिया है, नोडल दिया है, नियोजन प्रदेश दिया है और विकासशील प्रदेश दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोडल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि कि संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है नोडल प्रदेश। ये एक केंद्रीय कोई प्रदेश हो गया, ये आसपास के क्षेत्रों से, कोर पेरीफेरी वाला सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, आसपास के क्षेत्रों से जो है डिपेंड रहता है और आसपास के क्षेत्र इस पे डिपेंड रहते हैं। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया, संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है नोडल प्रदेश। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना कहलाता है? प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक नियोजन, संपोषक विकास और संसाधन विकास।
तो पर्यावरण की क्षति पहुंचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना कहलाता है समपोषक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या संपोषित विकास या संतुलित विकास इसे ही कहा जाता है, टिकाऊ विकास भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संपोषक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? लौह अयस्क उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श समायोजन होगा? लौह अयस्क उद्योग की स्थापना करनी है तो आपको कौन सा समायोजन सही होगा? कोयला है, विद्युत है, बाजार है। कोयला है, लौह अयस्क है। देखिए यहाँ तो भाई लौह अयस्क है ये नहीं, लौह अयस्क उद्योग की स्थापना कैसे करेंगे? तो कोयला है, लौह अयस्क को लाने के लिए कोयला है, लौह अयस्क है, जल है। और यहाँ विद्युत है, जल है, लौह अयस्क है। ठीक है, विद्युत है, जल है, लौह अयस्क है। यहाँ कोयला है, कोयला, जल और कपास। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोयला, लौह अयस्क और जल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आदर्श समायोजन है कोयला, लौह अयस्क और जल। बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में अंतः स्थापित है? यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में देखिए तमिलनाडु दिया है, महाराष्ट्र दिया है, राजस्थान दिया है, केरल दिया है। तो यूरेनियम आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में अंतः स्थापित है ये राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में ऐसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत का सर्वाधिक बृहदाकार भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो बृहद उत्तरी मैदान दिया है, बृहद भारतीय पठार दिया है, बृहत्तर हिमालय दिया है, सागर तटीय मैदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, बृहद भारतीय पठार। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बृहद भारतीय पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में घटित निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप अत्यधिक उजाड़ने वाला और विनाशकारी था? तो देखिए 1905 का कांगड़ा का भूकंप दिया है, 1934 का बिहार का भूकंप दिया है, 2001 का गुजरात का भूकंप दिया है, 1967 का कोयना का भूकंप दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक विनाशकारी अत्यधिक उजाड़ने वाला कौन था? 2001 का गुजरात का भुज का भूकंप, गुजरात का भूकंप था, भुज का ही। तो ये 26 जनवरी को आया था। इसमें लगभग 30,000 लोग जो है इससे प्रभावित हुए थे। 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी सबसे ज़्यादा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुजरात का भूकंप। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। तो चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चुलिया जलप्रपात देखिए चंबल नदी पर है। तो ए का आप दूसरा मिला देंगे, ए का दूसरा 2 में है अभी। और शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी पे है। और भेड़ा घाट कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। और मुंडरू ये है स्वर्णरेखा नदी पर। तो आप मिला लीजिए, ए का हो गया दूसरा, ए का दूसरा, बी का हो गया तीसरा, बी का तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार ले जा रहे हैं। भारत में आर्थिक सुधार किधर ले जा रहे हैं? आर्थिक क्रियाकलापों के संकेंद्रण की ओर। तो ये सही हो जाएगा आपका, इधर ले जाए। संपन्न एवं निर्धन जनों के मध्य बढ़ते अंतराल की ओर। इसका उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य तो नहीं है, तो ये आपका हट जाएगा। तो महानगरीय क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि की ओर। और नगरीय सुविधाओं में सेवाओं की न्यून लागत की अभिगम्यता की ओर, न्यून लागत की अभिगम्यता की ओर भी ले जा रहे हैं। तो इसका 2 छोड़ दीजिए आप। तो 2 छोड़ने के बाद आपका क्या बचा? 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए। देखिए लोगों के जो गरीब और अमीर के बीच खाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत में आर्थिक सुधार जो है हो रहे हैं, उसका उद्देश्य नहीं था इसकी संपन्न और निर्धन के मध्य बढ़ते अंतराल हो। तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकटस्थ पड़ोसी निर्देशांक के अनुसार पूर्ण रूपेण देखिए पूर्ण रूपेण
प्रविकीर्ण अधिवास प्रतिरूप पूर्ण रूपेण प्रविकीर्ण अधिवास प्रारूप के लिए अधिक सूचक मूल्य क्या होगा? 0.00 दिया है, 0.15 दिया है, सॉरी 1.55 दिया, 2.15 दिया, 2.18। तो पूर्ण रूपेण प्रविकीर्ण ये हो जाएगा 2.15। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.15। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पुराने में भी आया था क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भूतुल्यकालिक उपग्रह है? निम्न में से कौन भूतुल्यकालिक उपग्रह है? लैंडसेट है या मीटियोसेट है, IRS है या किटसेट है? तो इसका सही आंसर है मीटियोसेट। भूतुल्यकालिक उपग्रह कौन सा है? मीटियोसेट हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो स्थानिक अंतरक्रिया का चित्रण, स्थानिक अंतरक्रिया का चित्रण, समान मूल्य वितरण रेखाएं। तो सामान्य मूल्य वितरण रेखाएं, विभिन्न क्षेत्रों के रंगों में विभेद करना और मानचित्रण की क्षेत्रीय इकाई। तो मानचित्रण की क्षेत्रीय इकाई तो देखिए हो जाएगा कोरोप्लेथ, यानी डी का चौथा हो जाएगा। डी का चौथा 2 में है अभी। और आगे देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों को रंगों में विभेद करना यानी कोरोक्रोमैटिक, यानी सी का तीसरा हो जाएगा। सी का तीसरा यानी इसका मतलब ये सही है, ये आंसर सही है। और समान मूल्य वितरण रेखाएं, तो आइसोप्लेथ, समान मूल्य आइसोप्लेथ में होता है, समान मूल्य वितरण रेखाएं। और कौन सा बचा? स्थानिक अंतरक्रिया का चित्रण हो जाएगा प्रवाह मानचित्र। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 42 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किसी प्रदेश में एक समय अवधि में जनसंख्या के वितरण में, किसी प्रदेश में एक समय अवधि में जनसंख्या के वितरण में माध्य केंद्र के सापेक्षिक विस्थापन परीक्षण हेतु अनुप्रयोग किया जाएगा। किसी प्रदेश में एक समय अवधि में जनसंख्या के वितरण के माध्य केंद्र के सापेक्षिक विस्थापन के परीक्षण हेतु अनुप्रयोग किया जाएगा। निकटस्थ पड़ोसी विश्लेषण, हरात्मक माध्य, माध्य से माध्य विचलन, भारित गणितीय माध्य। तो इसका हो जाए सही आंसर जो होगा माध्य से माध्य विचलन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, माध्य से माध्य विचलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, केल्विन मापक पर मापा गया तापमान एक उदाहरण है। देखिए सूक्ष्म मापक है केल्विन मापक। तो ये तुलनात्मक मापक है, वर्नियर मापक है, अंतराल मापक है, अनुपात मापक है। तो केल्विन मापक जिस तरह से सूक्ष्म मापक है, वैसे वर्नियर मापक भी सूक्ष्म मापक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्नियर मापक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पिछले 3 दशकों की अवधि में भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के स्थानिक संकेंद्रण में, पिछले 3 दशकों की अवधि में भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के स्थानिक संकेंद्रण में परिवर्तन को मापने के लिए उपयुक्त विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचरण गुणांक। ठीक है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के स्थानिक संकेंद्रण में परिवर्तन, स्थानिक संकेंद्रण में परिवर्तन को मापने की उपयुक्त विधि विचरण गुणांक हो जाएगी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायित फसल प्रारूप निर्धारित होता है। जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायित फसल प्रारूप निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो स्थानीय मांग द्वारा, स्थानीय संसाधन आधार द्वारा, बाजार की शक्तियों द्वारा, प्राविधिक जानकारी द्वारा। देखिए जीवन निर्वाह कृषि की बात किया है। जीवन निर्वाह कृषि में प्राविधिक की जानकारी की कोई बात नहीं होती, केवल जीवन को निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है उसकी बात करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए ऑप्शन कौन सा? ए आंसर सही हो जाएगा। 46 का ए आंसर सही हो जाएगा। ये प्राविधिक जानकारी यानी टेक्नोलॉजी का जहाँ यूज है विस्तृत कृषि में किया जाता है, जहाँ विस्तृत कृषि की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ए आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो ये पैसे का क्वेश्चन आ गया है, इसको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसका सही आंसर देना है।
तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए 47 है, 40 लेखांक का केंद्रीय विषय किससे संबंधित है? लेखांश जो दिया है, यानी जो कंप्रीहेंशन दिया है, उसका विषय किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय संकल्पना का इतिहास। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसने दी है? तो भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना फर्डिनेंड वान रिchthofen। अब इसको पढ़ के आंसर देंगे जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ऐसे नहीं देना है आंसर, इसको आपको जो इसमें दिया गया है उसी अनुसार आप इसको पढ़ के आंसर देंगे। किसने कहा कि एक क्षेत्र 18वीं शताब्दी की संकल्पना है और जो धरातलीय ढाल को जोड़ता है बंदिबस्त अलग करने का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर सी हो जाएगा, GHT किम्बल। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पेज संकल्पना संबंधित है, तो पेज संकल्पना फ्रेंच स्कूल से संबंधित है, इसको आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, पेज संकल्पना किससे संबंधित है? फ्रेंच स्कूल से, फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित है। तो ये हो गया आपका जून 2010 का कंप्लीट पेपर। चलिए, इस वीडियो से थोड़ा भी आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।